हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ टीईटी के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है वह किया गया है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या ये सभी? तो क्रेसमर ने व्यक्ति को इन सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया है। कृशकाय में भी किया है, सुडोलकाय में भी किया है, गोलकाय में किया है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी जो हमारा होने वाला है अभी छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ टीईटी या किसी भी स्टेट में जो टीईटी का एग्जाम लिया जाता है उसका उद्देश्य किस चीज का मापन करना होता है? बौद्धिक क्षमता का मापन, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का या मूल्य का? तो टीईटी का उद्देश्य किसका मापन होता है? तो अभिक्षमता का मापन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी है सृजनात्मकता। तो संघनन का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्मृति की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, सी है अवलोकन और डी है प्रयोगीकरण। तो कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो किससे संबंधित हैं यह पूछा जा रहा है। तो सामाजिक अधिगम से संबंधित है। उनका सिद्धांत क्या है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है? तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण? तो अधिगम वक्र में पठार बनता है वह बनता है थकान के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि? तो जो दर्पण चित्र परीक्षण है वह किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वह किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि के मापन में, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व के मापन में, ऑप्शन सी है अभिक्षमता या ऑप्शन डी है अभिरुचि? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन में क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो ऑप्शन ए है TAT, ऑप्शन बी है 6PF, ऑप्शन सी है रेवेन का परीक्षण और ऑप्शन डी है ड्रॉ MN परीक्षण। तो कौन सा शेष से भिन्न है यह पूछा जा रहा है। तो TAT, 16PF और ड्रॉ MN परीक्षण ये बुद्धि परीक्षण है और जो रेवेन का परीक्षण है यह इन तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 9.5। तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इनकी माध्यिका हो जाएगी ऑप्शन डी 9.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हेकार्टी या स्किनर ने? तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या चिंतन का। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका होता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, संवेग का। संवेग का प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है या कल्पना कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए 150 होगी, 160 होगी, 140 या 135। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर मोहन की जो मानसिक आयु है वो कितनी है? तो 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? तो 5 वर्ष है, इंटू 100। तो 5 से 100 को काटेंगे 20 टाइम और 8 इंटू 20 तो 160। तो ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि वाले बच्चों का पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखकर आंसर देना होता है। तो ए है 70 से 79, बी है 50 से 69, सी है 36 से 49 और डी है 35 एवं निम्न। तो बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 35 एवं निम्न का। अगला क्वेश्चन है, रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी बुद्धि मापन, ऑप्शन सी अभिरुचि और ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है पूछा जा रहा है हमसे?
तो स्मरण करने की इच्छा जो है यह विस्मृति का कारण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन ए है सांख्यिकी विज्ञान, गणित, ज्यामिति या समवायता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सांख्यिकी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है गार्डन ने, ऑप्शन बी है सोनेल ने, ऑप्शन सी है बर्टन हॉल या ऑप्शन डी है सिरिल बर्ट। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा देने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सिरिल बर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है यह पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अभिक्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ए है एक तत्व सिद्धांत, बी है द्वितत्व सिद्धांत, सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत और डी है बहुतत्व का सिद्धांत। तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बाकी एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है और यह जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा गया हमसे। तो जो लार ग्रंथि है यह जो ग्रंथि है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है यह पूछा जा रहा है। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था ऑप्शन ए है, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रिया की अवस्था और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था या इसे इंद्रिय जनित या संवेदीगामक अवस्था भी कहा जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 6 वर्ष का होता है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक और फिर आता है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है द्वितीय अवस्था कौन सी है। तो द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिया की अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और डी ये सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक ये सभी है। वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100। ये जो है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये जो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ऑप्शन ए है डेवी ने, ऑप्शन बी रॉस ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने या ऑप्शन डी ड्रेवर ने। तो चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? तो ऑप्शन ए डेवी ने सही आंसर है, ऑप्शन ए डेवी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है?
आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, ऑप्शन बी है प्रयोग, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण या ऑप्शन डी कल्पना। तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कल्पना शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। यह कल्पना जो है यह आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल नहीं है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है, स्मरण कहलाता है, धारण कहलाता है या चिंतन कहलाता है? तो पूर्व में सीखी गई बात को धारण करने और फिर से उसे याद करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। और ऑप्शन डी है केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता जो सब में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सभी प्राणियों में पाई जाती है या जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो आज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो कि सीजी टेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।